Well, so last class in atoms we have done till the characteristic spectrum, the emission spectrum and the absorption spectrum. Now what we didn't do is the last part of this chapter, that is X-rays. X-rays were obviously accidentally discovered. Accidentally क्या discover किया गया था कि अगर मान लो हम लोगों के पास से accidentally discovered कैसे? There was a certain situation जहाँ पर देखा गया कि जब cathode rays बनते हैं, obviously all these discoveries were based on the cathode ray principles, ठीक है? तो cathode ray में क्या होता है? Cathode ray जब आके कोई भी metallic target के ऊपर गिरता है, मतलब cathode से निकलता है और anode के ऊपर गिरता है ना, तो वो anode जो metal का बना हुआ होता है, उसके ऊपर जब गिरता है, कभी-कभार क्या होता है, उसका एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो मेटल सरफेस, वो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था, इट लीव्स दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो दोस रेडिएशंस आर व्हाट आर कॉल्ड द एक्स-रेज. ठीक है, सो राइट दिस डाउन. व्हेन अ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन hits a metal surface having high atomic number, then it radiates some photon which comes from the energy of the fast moving electron, Is that clear? These radiation are called X-rays, comes from the fast moving electron. These radiations are called X-ray. Is that clear? Huh? Fast moving electrons. हाँ, these radiations are called X-rays. अब ये जो X-rays होता है, ये दो टाइप का होता है. एक है सॉफ्ट X-ray, एक है हार्ड X-ray. ठीक है, सॉफ्ट X-ray को हम लोग कंटिन्यूअस X-ray भी बोलते हैं. कंटिन्यूअस X-ray और सॉफ्ट X-ray और कैरेक्टरिस्टिक X-rays और hard X-ray. So continuous X-ray क्या होता है? Continuous X-ray is nothing but when the fast moving electrons are hitting the metal surface, then the metal surface radiates all possible types of photons, means photons having all different types of energy. And that's why when we plot the intensity versus potential graph, intensity of the radiation versus potential graph, we get curves like this. जिसमें क्या होता है, डिफरेंट पोटेंशियल्स पे ऑल टाइप ऑफ इंटेंसिटी हम लोगों को मिलते जाता है. ठीक है, सो what happens since we get the radiations of all possible wavelengths, so वो एक smooth curve बनता है and we call them continuous X-rays. But characteristic X-rays कब बनता है? जब potential difference, मतलब बहुत high potential difference होता है और जो moving electrons होता है वो बहुत fast moving होता है. तो वो क्या करता है, वो अंदर जाके कोई भी heavy atom का, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. So you know, remember इसको K shell, L shell, M shell बोला जाता है ना. So अगर वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन सीधा आके K शेल का इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है, तब क्या
क्या होता है उसका ठीक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो शेल होता है, मतलब एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो के शेल में आ जाता है टू ऑक्यूपाई दैट वैकेंट स्पेस, ठीक है। तब क्या होता है, एक सर्टेन रेडिएशन निकलता है जिसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है और एक शार्प पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए बनता है। तब उसको हम लोग कंटीन्यूअस एक्सरे के ऊपर सुपरइम्पोज करते हैं, सो वी गेट सम पॉइंट्स ऑफ शार्प लाइंस, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ शार्प लाइंस लाइक दिस। सो हां, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाहर का फिल्टर, क्या इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो बाहर का फिल्टर नहीं, बाहर का इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही लूजली फिटेड है, वो तो निकल ही सकता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिरेगा तो वो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंदर वाला जाके निकलता है ना, तब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर में आता है तब से ज्यादा, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वो निकलता है, मतलब एनर्जी निकलता है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा ना कि जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी -13.6 eV है, और उसका बाहर जब जाते जाते तब एनर्जी घटते जाएगा ना, तो इसीलिए क्या होता है, सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक आउट करने से सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होता है। तो उसमें क्या होता है, यू गेट अ शार्प इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में एक शार्प स्पाइक आएगा। तो अगर यहां से मतलब L से इलेक्ट्रॉन आता है K में, तो उसमें जो रेडिएशन आता है उसको हम लोग K अल्फा बोलेंगे, वी कॉल इट K अल्फा। और अगर वो L से नहीं आके M से आता है, मतलब मान लो L में अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन ज्यादा और वो M से आ रहा है, तब हम लोग उसको K बीटा बोलते हैं एंड सो ऑन, ऑलराइट। और हाँ, और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ वो K शेल से नॉकआउट नहीं होके अगर वो L शेल से नॉकआउट आता है, तब हम लोग उसको L सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने K सीरीज बनाया, वैसे K सीरीज कब होता है, जब when K electrons are knocked out। सिमिलरली L सीरीज कब बोलते हैं, जब L electrons are knocked out, ठीक है। सो मोस्टली वी डिपेंड ऑन K, क्योंकि K सीरीज का इलेक्ट्रॉन्स का ही सबसे ज्यादा स्पाइक होता है, L सीरीज का इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा स्पाइक क्रिएट नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों नाम दिया है, व्हाई डिड वी मेंशन इट एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? द रीजन इज these frequencies are according to some specific material। मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल में ये फ्रीक्वेंसी आया, मतलब दूसरा मटेरियल में सेम फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आ सकता है, कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी आना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जस्टिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन पर्टिकुलर मटेरियल। एक पर्टिकुलर मटेरियल का ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आता है, एंड दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ दीस फ्रीक्वेंसीज यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल वहां पर एनोड में लगा हुआ है। Is that clear? That is why they are called characteristic X-ray, because this X-ray is used to characterize the element, वो element को characterize करने के लिए। मतलब आयरन का टारगेट अगर होगा, टारगेट मतलब एनोड अगर होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो एनोड जो बना हुआ है वो अगर आयरन का बना हुआ होगा, तो ये K अल्फा जो फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, अगर वो एनोड का नहीं बना होके, सॉरी आयरन का नहीं बना होके कोबाल्ट का बना हुआ होता है, तो K अल्फा सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा। तो वो वैल्यूज देखकर हम लोग पता चल जाता है कि वो आयरन है या कोबाल्ट है या निकल है या कॉपर है, क्या है, कौन सी चीज है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई वी कॉल देम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने लायक है, वो है मोजलेस लॉ। मोजलेस लॉ, उन्होंने क्या किया कि चेंज द डिफरेंट मेटल्स and then try to identify the frequency of radiation that is coming out. So what he found that the frequency is directly proportional to Z square. Z क्या है? Z है atomic number. Z है atomic number and nu is the frequency. Sorry. Nu is the frequency of X-rays. So frequency of X-ray depend करता है atomic number of target metal के ऊपर। So target metal का atomic number से nu का frequency जो है वो directly proportional होता है, ठीक है? It is directly proportional। हाँ बोलो, क्या पूछना है? क्या डाउट पूछो? अच्छा, ये देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये तुम लोग एक्चुअली बता सकते हो कैसे। देखो, हम लोग लास्ट क्लास जब वो स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे ना, तब h nu इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स आ रहा था। और रिमेंबर एनर्जी जो इक्वेशन, जब हम लोग एनर्जी निकाले थे
z का टर्म्स में निकाले थे तब वो z स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा था, हाँ या ना, z स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा था। एक बार जल्दी से चेक करो फास्ट क्विकली, आई वांट टू मेक यू चेक क्विकली। हाँ, सो एनर्जी का nth ऑर्बिट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, और वो रेडिएशन जो निकलता है वो एनर्जी डिफरेंस है ना बेसिकली, सो वो z स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझ रहा है? सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द एटम्स। एटम्स पे जो जो था हम लोग कर लिए। अब जल्दी से एक बार असाइनमेंट निकालो क्विकली।